हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम क्रॉप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें क्रॉप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है तो हम 3 वेज से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आज उसी में से हमें फर्स्ट वे को पढ़ना है, यानी कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट किस तरह से होगा उसे आज हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि इस क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्यों किया जाता है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम क्रॉप में इम्प्रूवमेंट क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज हमें हाई यील्ड चाहिए। हाई यील्ड क्यों चाहिए होती है? क्यों? क्योंकि हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, और अगर हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स कि जो फूड की डिमांड है वो भी तो बढ़ रही है, और उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये फर्स्ट वे है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, इसका भी मोटो यही है कि हमें क्या करना है, क्रॉप की क्वांटिटी एंड क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे कि हम हाई यील्ड प्राप्त कर सके एंड हमारी जो फूड की डिमांड है वो भी फुलफिल हो सके एंड हमें लैंड को बढ़ाना ना पड़े, यानी कि हमारे फील्ड को हमें इंक्रीज ना करना पड़े, बस हमारी क्रॉप जो है वो क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाए एंड हमारा काम हो जाएगा, हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड भी उससे फुलफिल हो जाएगी। सो crop variety improvement is the primary step to improve food crop production. क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट जो है ये हमारा प्राइमरी स्टेप है, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है। इसके बाद हम 2 स्टेप्स और पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले स्टेप की तो सबसे पहला स्टेप हमारा कौन सा है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट है, जो कि हम क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो ज़्यादा हो, उसके अंदर हमें हाई यील्ड मिले। उसके बाद इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स विद डिजायर्ड ट्रेट्स सच एज। अब ये हेल्प किस में करता है, तो ये क्रॉप के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेकिन विद डिजायर्ड ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सपोज हमने कहा कि हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो उस हाइट के अंदर छोटा होगा या बड़ा होगा। हम अगर डिजीज की बात करेंगे तो डिजीज उस क्रॉप को लगेगी या नहीं लगेगी, तो ये क्या होते हैं, ये ट्रेट्स होते हैं। अब इन डिजायर्ड ट्रेट्स के अकॉर्डिंग अगर हमें क्रॉप में डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। यानी कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट आपके इन सारे फैक्टर्स में हेल्प करने वाला है। अब ये कौन से फैक्टर है, तो देखो फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, यानी कि फर्स्ट डिजायरेबल ट्रेट क्या है हमारा, कि जो प्लांट है या जो क्रॉप है उसकी कैसी यील्ड होनी चाहिए, हाई यील्ड होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हम इम्प्रूवमेंट ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और उस डिमांड को एक छोटे से फील्ड से फुलफिल कर पाना पॉसिबल नहीं था। यानी कि ये जो फील्ड था, एक फार्मर था, उस फार्मर के पास था इतना सा फील्ड, अब वो अपने गांव की फूड की डिमांड को तो फुलफिल कर रहा था, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी तो ये जो खेत था ये उसका कम पड़ने लग गया। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, इस खेत को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, लेकिन जब स्पेस नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो इंडिया है वो ऑलरेडी इतना इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है कि उसमें स्पेस है ही नहीं, तो यहाँ इसको जब हम इंक्रीज नहीं कर सकते तो हम क्रॉप में ही कुछ इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। यानी कि हम एक काम करते या तो हम सीड्स में इम्प्रूवमेंट कर दे, या हम उसकी केयर अच्छे से करें ताकि हमारे प्लांट जो है वो खराब ना हो और हमें हाई यील्ड मिले। तो हम सबसे पहला जो हमारा काम है जिसके लिए हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो है हाई यील्ड, कि हमें क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। सपोज अगर एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे हमारा जो फील्ड है, उस फील्ड ने हमें जो क्रॉप दी वो थी 7 टन्स ऑफ क्रॉप जो थी वो हमारे फील्ड ने हमें दे दी। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि अब इसमें इम्प्रूवमेंट हो और थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, और मैं चाह रही हूँ कि मेरे इसी खेत से मुझे 9 टन्स ऑफ ग्रेन्स मिले या 9 टन्स ऑफ क्रॉप्स मिले, मतलब जो भी मुझे मिल रहा है, चाहे मेरी वेजिटेबल है, चाहे मेरे ग्रेन्स है, चाहे सीरियल्स है, चाहे पल्सेस है, वट एवर आई क्रॉप, उसमें मुझे कितना चाहिए, मुझे 9 टन चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हाई यील्ड के लिए कहीं ना कहीं तो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते हो, थोड़ी सी मेहनत और करते हो, वैसे ही हमें क्या करना है, क्रॉप को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी है और थोड़ा सा उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है। देन हम देखेंगे डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस क्यों देख रहे हैं हम, बिकॉज अगर हमारी क्रॉप के अंदर डिजीज लग जाएगी और बहुत जल्दी डिजीज लगेगी तो हमारी क्रॉप तो खराब हो जाएगी। इसीलिए हमें ऐसी क्रॉप चाहिए जो क्या हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, यानी कि उसके अंदर कोई भी डिजीज ना लगे, कोई भी निमेटोड ना लगे, कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया उसको आकर डिजीज ना दे दे
और हमारी क्रॉप जो है वो खराब ना हो जाए। तो हमें एक ऐसी इम्प्रूव्ड क्रॉप चाहिए जो कि क्या करेगी, जो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी, जो बहुत हेल्दी रहेगी और लास्ट तक जब हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे तब तक भी वो हमारा साथ देगी और वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाली है एंड उसमें क्वांटिटी में भी इंक्रीमेंट होने वाला है। क्वालिटी में तो होगा ही होगा, क्वांटिटी में भी इंक्रीमेंट होने वाला है। देन हम चाहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों चाहते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों चाहते हैं? तो भैया जनरल चीज है, आज की डेट में अगर मैं किसी से भी पूछूंगी तो वो क्या कहेंगे, भले हम 10 रुपए एक्स्ट्रा देने को रेडी है लेकिन हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए? बिकॉज उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और वो जर्म्स फ्री होते हैं, वो बैक्टीरिया फ्री होते हैं। उनको हम इंजेक्शन से नहीं पकाते हैं, उन चीज़ों को हम उनको नेचुरली ग्रो करवाते हैं। यानी कि ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे सीरियल्स, ऐसी क्रॉप जिनको कि नेचुरली ग्रो करवाया गया उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हर एक पर्सन को क्या चाहिए? क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। यानी कि उसको भी कैसे चाहिए प्रोडक्ट? ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं मेरी पल्सेस की, तो पल्सेस में क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब हर एक पर्सन ये चाहेगा कि हम जो पल्सेस ले रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा हो। ऑब्वियसली आज हमें पूछ लो, हम भी क्या चाहते हैं कि हमें हेल्दी फूड चाहिए। हेल्दी फूड चाहिए मतलब हमें क्वालिटी वाइज अच्छा फूड चाहिए। अगर ऐसा कोई फूड है जिसकी क्वालिटी बहुत लो है और उसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज को कभी भी नहीं खरीदने वाले हैं। आपको पता होगा कि मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स की इतनी सारी चीजें आ गई है कि ये आपको हेल्दी रखेंगी, ये आपको हेल्दी रखेंगी। इस प्रोडक्ट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हर चीज आज हमें बिना मिलावट के नहीं मिल रही है। बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि हमें हर चीज कैसी मिले? क्वालिटी वाइज अच्छी मिले, ताकि हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव रहे और हमें कोई भी डिजीज ना हो जाए। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट की, तब भी हम इस एक क्वालिटी का यानी इस क्वालिटी प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। यानी कि इस वर्ड का, जो ये क्वालिटी प्रोडक्ट वर्ड है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे जब हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। बिकॉज ये भी आज की डिमांड है, आज के लोगों की ये भी एक डिमांड है कि हमें हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा चाहिए। तो डेफिनेट सी बात है, जब आप क्रॉप को इम्प्रूव कर रहे हो तो व्हाट विल यू ट्राई कि मेरे कस्टमर को मुझे सारी चीजें प्रॉपर मिले। तो भाई कस्टमर की डिमांड ही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, तो व्हाई नॉट क्वालिटी प्रोडक्ट? ऑब्वियसली हम भी यही चाहेंगे कि हमारी जो क्रॉप है वो प्रॉपरली अच्छे से ग्रो भी करे और उसकी क्वालिटी में भी कहीं भी कोई भी फर्क ना आए। आपको अगर पता हो तो जब मंडी में सब्जी लेने भी जाते हो तब भी ये होता है कि हम क्या करते हैं, सारी जगहों पर सबके पास देख देख कर आते हैं। जहां पर हमें लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है हम उसको वहां से खरीदते हैं, बाकी सबके पास से हम नहीं खरीदते हैं। यानी कि अगर हम भी क्वालिटी के लिए देख रहे हैं तो क्या फार्मर्स उस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे वो उस चीज को ध्यान, बिकॉज उनको क्या करना है? अपनी उगाई हुई क्रॉप से अपनी लाइफ चलानी है, यानी कि उसको सेल आउट करना है आपको। और अगर वो उसे सेल आउट करना चाहता है दैट मीन्स कि उसका प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। अगर उसका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होगा तो फार्मर को बहुत अच्छे से पता है कि इस प्रोडक्ट को कोई भी खरीदने वाला नहीं होगा। सो जब हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो हम हाई यील्ड भी चेक करेंगे कि भाई हमारे क्रॉप जो है उसमें हाई यील्ड होनी चाहिए, हमारी जो क्रॉप है वो कैसी होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए, उसके अलावा क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके बाद हमें एक और चीज क्या ध्यान में रखनी है? रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स। यानी कि ऐसी क्रॉप जो क्या करे? फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्स करे। दैट मीन्स कि आपने क्या किया, आपने अपने खेत के अंदर जब क्रॉप लगाई तो आपको पता था कि अच्छा इनको इन इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया? उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डलवा दिए, अपने खेत के अंदर फर्टिलाइजर्स डलवा दिए और आप फ्री हो गए। अब सपोज उस क्रॉप ने फर्टिलाइजर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उस क्रॉप ने उस फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तब क्या होगा? हमारी क्रॉप को तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। यानी कि हमें एक क्रॉप की एक ऐसी वैरायटी चाहिए, एक ऐसी इम्प्रूव्ड वैरायटी चाहिए जो क्या करे? फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्स दे। जैसे ही हम फर्टिलाइजर डालेंगे तो उनको पता चल जाए कि हाँ फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, दैट मीन्स हमारे न्यूट्रिएंट्स की डिमांड फुलफिल होने वाली है और वो उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दे। सो हमें हमारी क्रॉप के अंदर ये सारी क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है। दैट इज वाई वी आर डूइंग क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, सो दैट कि हमारी क्रॉप जो है वो इन सबके अंदर सुपीरियर बन जाए, उसकी हाई यील्ड भी हो, वो डिजीज रेजिस्टेंस भी हो, उसके अलावा वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी हो, हमारा क्वालिटी वाइज भी वो बेस्ट प्रोडक्ट हो, एंड देन वो फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्ड भी करे। ऐसा नहीं हो कि फर्टिलाइजर्स डालने के बाद वो वेस्ट हो चुके हैं, हम फ्री होके बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है हमने क्या किया, फर्टिलाइजर्स हमारे खेत के अंदर डाल दिए। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारी क्रॉप जब उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो हमारी क्रॉप को तो वो फर्टिलाइजर्स मिले ही नहीं। हम तो काफी दिन फ्री बैठे थे कि ठीक है हमारी क्रॉप अपने आप उसको एब्जॉर्ब करेगी
और वो अपने आप ही उसको लेकर अपने न्यूट्रिएंट्स की डिमांड को फुलफिल कर लेगी। बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या हमारा फर्टिलाइजर्स का पैसा नहीं गया? बिल्कुल गया। क्या हमारी क्रॉप उससे सही हुई? नहीं हुई। तो हमारी क्रॉप का भी हमारा नुकसान हो जाएगा। और सेकेंड थिंग कि फर्टिलाइजर का जो आपने पैसा लगाया है उसका भी नुकसान होगा। दैट इज वाई जब हम क्रॉप को लगाते हैं तो उससे पहले फार्मर क्या करता है, उस क्रॉप की पूरी जांच पड़ताल करता है। उसके अलावा जो सीड्स होते हैं उसके पास में, वो उन बीजों की बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करता है कि कौन सा बीज सही है। कौन सा बीज सही है मतलब कौन सा बीज ऐसा है जो आपको अच्छी क्वालिटी की क्रॉप दे सकता है। अच्छा, एक स्टोरी सुनते हैं जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टोरी में ये था कि एक पर्सन है जो क्या करता था, तरबूज बेचता था। अब जब तरबूज की खेती हो जाती थी और जब वो तरबूज को हार्वेस्ट कर देता था, देखो हम फिर से सुनते हैं क्या है ये, उसको बहुत अच्छे से सुनना, बिकॉज आपको उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है क्या। एक पर्सन था हमारे पास में, इसके यहाँ पे किसकी खेती हो रही है, इसके यहाँ पे हो रही है वाटरमेलन की खेती। अब जब जैसे ही खेती हो जाएगी उसके बाद ये हर बार क्या करता था, ये हर बार एवरी टाइम, इस बार खेती हुई फिर वो काम करेगा, फिर खेती हुई फिर, तो एवरी टाइम जैसे ही खेती हो जाती थी, हार्वेस्टिंग हो जाती थी, आफ्टर हार्वेस्टिंग वो गांव के अंदर एक कंपटीशन रखवाता था। एक कंपटीशन तरबूज को खाने का, कौन सबसे ज्यादा तरबूज को खा सकता है। और वो अपने कंपटीशन में जो अपने खेत के सबसे अच्छे तरबूज होते थे वो ले जाके रखता था। सोचो, अपने खेत के सबसे अच्छे तरबूज जो वो सेल आउट कर सकता है, लेकिन वो उसको सेल आउट नहीं करता था। वो क्या करता था, उसको कंपटीशन में ले जाके रखता था। और कंपटीशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतने तरबूज तो खाने ही हैं, या फिर कौन ज्यादा तरबूज खा सकता है, वो जीत जाता था। अब उसका इसके पीछे क्या रीजन था कि भाई सबसे अच्छे तरबूज वो रख रहा था। उस कंपटीशन की सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन थी कि आपको सीड को स्वेलो नहीं करना है, आपको बीज नहीं खाना है, और बीज को एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर इकट्ठा किया जाता था। इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? इस फार्मर की स्ट्रैटेजी ये थी कि जो सबसे अच्छे वाटरमेलन है, जब उनको कंपटीशन में रखा जाएगा तो वो वाटरमेलन्स तो खा लिए जाएंगे, लेकिन उसके बीज इनको मिल जाएंगे। अगर ये वाटरमेलन्स सेल कर दिए जाते तो बीज इनको नहीं मिलते, लेकिन जब वो वाटरमेलन जो सबसे अच्छे वाटरमेलन्स थे, जब उनको आपके कंपटीशन में रखा गया, तो कंपटीशन में रखने से क्या हुआ, उसके सारे सीड्स इनको मिल गए। अब जो सबसे अच्छे तरबूज थे उनके सीड्स इनको मिले, यानी कि इनको जो मिले, इन फार्मर को जो मिले, वो कौन से सीड थे, वो उसकी खेती के सबसे अच्छे वाले सीड थे। और उन्हीं सीड्स को यूज करके वो अपनी नेक्स्ट टाइम की खेती करता था। नेक्स्ट टाइम जब क्रॉप लगानी होती थी तब वो उन्हीं बीजों का इस्तेमाल किया करता था, और उसकी क्रॉप हमेशा बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, बहुत ही अच्छी होती थी। यानी उसको इतना सबको सोचने की जरूरत नहीं है, हमारी तरह इतना कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उन्होंने अपना दिमाग खुद ही लगा लिया था कि अगर मैं अच्छे बीजों का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी क्रॉप जो है वो बहुत ही अच्छी लगेगी, हाई यील्ड भी देगी, डिजीज भी नहीं लगेगी उसके अंदर, वो फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्ड भी करेगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। क्वालिटी वाइज भी मेरे वाटरमेलन बहुत ही अच्छे होंगे। तो वाटरमेलन डेफिनेटली बहुत ज्यादा मीठे थे, तभी तो कंपटीशन में बहुत सारे उठ जाते थे। सो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है कि सबसे पहला काम हमारा क्या होता है जब हम खेती करते हैं या जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम सीड्स में से चेक करें कि अच्छी क्वालिटी का सीड कौन सा है। हमें किसका यूज करना होता है, गुड क्वालिटी सीड्स का यूज करना होता है। तो देखो इन्होंने भी क्या किया था, जो गुड क्वालिटी वाटरमेलन्स थे उनमें से जो गुड क्वालिटी सीड्स थे उनका यूज करके उन्होंने अपनी हर साल की खेती शुरू की थी, जिससे कि उनको हर बार जो वाटरमेलन मिलते थे वो बहुत ही बड़े मिलते थे, यानी क्वांटिटी वाइज भी अच्छे होते थे एंड बहुत मीठे होते थे, तो यानी कि क्वालिटी वाइज भी वो बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। सो आई होप कि आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर ही, और ये देखते हैं कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट एक्चुअली किस किस तरह से हम कर सकते हैं। सो वी कैन रेज डिफरेंट स्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स नेचुरली एज वेल एज साइंटिफिकली। बिल्कुल सही है, नेचुरली तो हम हमारी क्रॉप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि उन फार्मर ने किया था, अच्छे वाले वाटरमेलन के सीड्स लेकर उसको यूज कर लिया। सेकेंड थिंग है हम उनको साइंटिफिकली भी कर सकते हैं। साइंटिफिकली का मतलब लैब्स के अंदर कहीं कोई चीज बनी होगी, उस टॉनिक को लेकर आओ और अपने खेत के अंदर डाल दो और हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं होता। ये है कि साइंस के अंदर दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, एक आता है जीन इनकॉर्पोरेशन। इन दो मेथड से हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब कैसे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देन हम जानेंगे कि जीन इनकॉर्पोरेशन क्या है। देखो हाइब्रिडाइजेशन तो आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, हाइब्रिड सीड्स का नाम सुना होगा,
जब कभी हम हमारे घर के अंदर, अगर हम खेती नहीं भी कर रहे हैं, तो हमारे घर में जो क्रॉप्स लगती है, क्रॉप नहीं लगती सॉरी, जो हमारे घर में गमले लगते हैं, जो मम्मियों को शौक होता है, जो कभी हमें शौक होता है, हमारा जो किचन गार्डन होता है, उसके अंदर जब हमें सीड लाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हाइब्रिड सीड्स को प्रेफर करते हैं। आई होप कि आपने ये वर्ड सुना हो। क्या वर्ड है हमारा? ये है हाइब्रिड सीड्स। अब ये हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं? हाइब्रिड सीड से आपको पता होगा जो हमारे गमलों में जो पौधे लगते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगते हैं और बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं। उसके ऊपर जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो भी बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं, बहुत ही फ्रेश होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या? तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? द क्रॉसिंग ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। यस, जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स होते हैं, जब उनकी क्रॉसिंग करवाई जाती है तब एक नया प्लांट बनता है, जो कि होता है हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स कि इफ वी हैव टू प्लांट्स, फर्स्ट के अंदर हमारा एक डिजायरेबल कैरेक्टर है, सेकंड के अंदर हमारा दूसरा डिजायरेबल कैरेक्टर है। अब मुझे क्या चाहिए कि भी दोनों ही कैरेक्टर्स को मुझे एक सिंगल प्लांट के अंदर मुझे वो चाहिए। तो फिर कैसे होगा? देखो क्या बोल रही हूँ मैं। ये एक हमारा है फर्स्ट क्रॉप, ये हमारी है सेकेंड क्रॉप। हुआ क्या? मुझे क्या करना है, दोनों की वैरायटी, दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक सिंगल प्लांट के अंदर चाहिए। हो सकता है कि ये जो प्लांट है इसके अंदर मे बी ये डिजीज फ्री होगा, इसमें डिजीज नहीं कम लग रही होगी, फाइन, तो ये डिजीज रेजिस्टेंस है। सेकंड जो ये हमारी क्रॉप है, मे बी ये हाई यील्ड दे रही है हमें, ये दे रही है हमें हाई यील्ड। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि भाई मेरे पास एक ऐसा प्लांट हो जो डिजीज फ्री भी हो और जिसकी हाई यील्ड भी हो। तो मैंने क्या करवाया, दोनों की क्रॉसिंग करवा दी। जब दोनों की क्रॉसिंग करवाई गई तो मुझे एक नया प्लांट मिला और इस प्लांट के अंदर, यानी कि इस वाली क्रॉप के अंदर जो प्लांट्स थे वो डिजीज फ्री भी है और वो प्लांट्स की हाई यील्ड भी है। यानी कि जब मैंने इनकी क्रॉसिंग करवा के उन सीड्स को अपने खेत के अंदर लगाया तो मुझे क्रॉप की हाई यील्ड मिली और जो क्रॉप थी वो डिजीज फ्री भी थी। मुझे उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि इसको डिजीज तो नहीं लग गई है, इसको निमेटोड्स तो नहीं लग गए, इसको बैक्टीरिया तो नहीं लग गया है, वायरस तो नहीं आ गए कहीं मेरे प्लांट्स के आसपास में। तो मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पड़ी और जो मेरे प्लांट्स थे उस क्रॉप के, वो सभी डिजीज फ्री भी थे और उसकी क्रॉप जो थी वो हाई यील्ड की भी थी। यानी कि मैंने क्या किया, दो प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स थे उनको एक ही प्लांट में लेकर आ गए, तो उन दोनों की जब क्रॉसिंग करवाई गई तो एक नया प्लांट बना। इस नए प्लांट को ही हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। इस नए प्लांट को हम कहते हैं हाइब्रिड प्लांट और इन दोनों की क्रॉसिंग से बनने वाले सीड को हम कहते हैं हाइब्रिड सीड। दोनों की क्रॉसिंग से जो बनेंगे उन सीड्स को हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे हाइब्रिड सीड्स एंड इस प्लांट को हम कहेंगे हाइब्रिड प्लांट, बिकॉज ये हाइब्रिड प्लांट है। यानी कि हम जो हाइब्रिड सीड्स लेकर आते हैं उन हाइब्रिड सीड्स का मतलब है कि जो आपकी क्रॉप है वो अच्छी भी होगी, वो डिजीज फ्री भी होगी, उसके अंदर सारी क्वालिटीज होगी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, वो सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होंगे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि हमें उसके बाद उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। चले, सो the crossing of genetically dissimilar plants is referred to as hybridization. Hybridization may take place. Hybridization हो कैसे जाता है? तो ये हो सकता है डिफरेंट वेराइटीज के बीच में। डिफरेंट वेराइटीज कैसे? डिफरेंट वेराइटीज का मतलब है, अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रूट की, उसकी वैरायटीज बहुत सारी होती है। अब हम मैंगो की ही बात ले लेते हैं, तो मैंगो की इतनी सारी वैरायटी होती है, तोतापुरी आम होता है हमारा, लंगड़ा आम होते हैं, हापुस आम होते हैं, बहुत सारे आम होते हैं हमारे पास में। फाइन, अगर हम उनमें से कोई भी दो वैरायटी लेकर अगर उनका क्रॉस करवा दें तो क्या होगा, वो हो जाएगा इंटर वेराइटल। यानी कि जब आप उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए आपने क्या किया, दो वैरायटीज ली और उनका क्रॉस करवा दिया। जब आप दो वैरायटीज लेकर उनका क्रॉस करवाते हो तो उसे हम कहते हैं इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास में है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस। अगर हम बात करें सेम जीनस की, उसमें आप टू डिफरेंट स्पीशीज ले सकते हो, लेकिन जब हम एक सिमिलर जीनस ले लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक कैसे? सपोज हमने बोला कि हम ले रहे हैं एप्पल, पॉसिबल है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो एप्पल इज अ जीनस। अब इस एप्पल की आप कौन सी स्पीशीज ले रहे हो, इस एप्पल की आप कौन सी स्पीशीज लोगे, कोई भी दो स्पीशीज आप ले सकते हो। जब उनका क्रॉस करवाओगे तो जो नई वैरायटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, वो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बनी है। यानी कि हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिया, उसकी दो स्पीशीज ले ली। अब सपोज हम बात करें कैबेज की, तो हमने क्या किया, कैबेज ली,
उस कैबेज की 2 स्पीशीज ले ली, कैबेज इज अ जीनस, सेम जीनस। इसके बाद हमने क्या किया, उस कैबेज की 2 स्पीशीज ली है। जब हमने उनकी डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करवाया और उससे हमने नई कैबेज बनाई, एक नई टाइप की स्पीशीज बनाई है कैबेज की, तो उसे हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एक और टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसके अंदर हमें क्या लेना होता है, डिफरेंट जेनेरा लेना होता है। डिफरेंट जेनेरा के जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं या पर्टिकुलर कोई भी आप क्रॉप ले लो, जब उनका क्रॉस करवाते हो तो उसे हम कह देते हैं इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन जब आप डिफरेंट जेनेरा के क्रॉप को क्रॉस करवाते हो, या इंटरस्पेसिफिक जब डिफरेंट टाइप की स्पीशीज को क्रॉस करवाते हो, और इंटरवेराइटल का मतलब है डिफरेंट टाइप की वेराइटीज को क्रॉस करवाते हो। अच्छा, वेराइटीज में ऐसे नहीं करना है कि एक हमने ले लिया एप्पल, एक हमने ले लिया कैबेज, अब हम उनका क्रॉस करवा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक सिमिलर वेजिटेबल की या सिमिलर प्लांट की या किसी सिमिलर फ्रूट की आप डिफरेंट टाइप की वैरायटी ले रहे हो एंड देन उसका आप क्रॉस करवा रहे हो, इट इज पॉसिबल। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सिंपल सी चीज है, ये सब नहीं भी याद है तो हमें मेनली हमारे माइंड में एक चीज फिक्स रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, मे बी एक का कलर चाहिए, एक की डिजीज रेजिस्टेंस वाली क्वालिटी चाहिए, या हो सकता है एक की हाई यील्ड चाहिए, एक का डिफरेंट कलर चाहिए। कभी कभी होता है एक का कलर चाहिए, एक की फ्रेग्रेंस चाहिए। तो दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन किया, क्रॉस करवाया, और उस क्रॉस से एक नई वैरायटी मिली हमें, जो कि कैसी थी, हाइब्रिड प्लांट था। वो हाइब्रिड वैरायटी थी, या वो प्लांट कैसा था, हाइब्रिड प्लांट था। अब हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए हम 2 वैरायटीज को भी ले सकते हैं, हम 2 स्पीशीज को भी ले सकते हैं, या फिर हम 2 जेनेरा को भी ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होगा। देखो, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और हमने हाइब्रिडाइजेशन कई बार हमारे मार्केट में देखा है। डू यू नो कि आपको इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है हर एक चीज की। हम शिमला मिर्च की बात कर ले, अगर कितनी वैरायटी है, रोज प्लांट की बात कर लो भाई, कितनी ज्यादा वैरायटी आपको मिलती है उसके अंदर। कैबेज की बात कर लो, पहले सिर्फ एक ही कैबेज हुआ करती थी, कौन सी, जो ग्रीन कलर की बंद गोभी हुआ करती थी वो। अब हमें देखा जाए अगर मार्केट के अंदर, तो हम क्या देखेंगे उसमें कि पर्पल कलर की भी एक गोभी आने लगी है। और भी बहुत सारी ऐसे वेजिटेबल्स है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है जो पहले नहीं हुआ करते थे लेकिन धीरे 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 अब होने लगे हैं। कैसे हो गए, अचानक से तो जमीन पर नहीं आए होंगे ना, डेफिनेट सी बात है, ह्यूमन बींग्स की ही कोई ना कोई करामात होगी। तो यही ह्यूमन बींग की जो करामात है, ये आपको नई नई वैरायटी देती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स की। कैसे देती है, तो हाइब्रिडाइजेशन से देती है। फाइन, चले, एक सेकंड मेथड और होता है हमारा, जिससे कि हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सेकंड मेथड कौन सा होता है, वो होता है जीन इनकॉर्पोरेशन। जीन का नाम तो हमने बहुत अच्छे से सुना है, हमने सेल के बारे में जब पढ़ा था तो हमने जीन के बारे में भी देखा था। बेसिकली होता क्या है, तो होता ये है कि देखो, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। अब ये जो हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये क्या करता है, ये जब सेल को डिवाइड होना होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। यानी कि जब भी सेल का डिवीजन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्रोमोसोम्स में। एंड जो ये क्रोमोसोम्स है, इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, और उस डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका डीएनए, और इस डीएनए के साथ ही साथ में क्या हो जाएंगे, जीन होंगे। एक पर्टिकुलर जीन हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर लेके आता है। यानी कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के जीन हैं, कुछ जीन्स हमें मिले हैं फादर से, कुछ मिले हैं हमें मदर से, दोनों के ही अंदर क्या है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आए थे। मे बी एक जगह से हमारा हेयर कलर आया, एक जगह से मेरा स्किन कलर आया, एक जगह से मेरा आई कलर आया, मे बी मेरा फेस कट आया, शेप आया, मेरा बॉडी शेप आया, बहुत सारी चीजें, आपकी आवाज आ गई, आपकी होता नहीं, कई बार होता है कि कुछ फीचर्स ना हमें मतलब कहा जाता है कि ये आपके पापा से मैच करते हैं, या ये आपके फीचर जो है मदर से मैच कर रहे हैं। कहाँ से आए, तो ये जीन लेकर आते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क, और उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं हमारे जीन। हर एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लेकर आएगा। अब वैसे ही जीन प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज प्लांट्स भी क्या है, एक लिविंग थिंग ही तो है, भले ही वो चल फिर नहीं सकता लेकिन फिर भी वो क्या है, एक लिविंग थिंग है। अब जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी जीन्स है,
तो हमने क्या किया, 2 टाइप के जीन लिए और उनका क्रॉस करवा दिया। 2 टाइप के जीन की बात कर रही हूँ। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या किया था, वहां हमने 2 टाइप की वैरायटी ली थी, स्पीशीज ली थी, जेनेरा लिया था। हमने जीन की बात बिल्कुल नहीं की थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जीन ले रहे हैं और उनका क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं। उससे जो नई क्रॉप बनेगी वो होगी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स। वो क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स होगी, यानी कि उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो। उसको हमने किस तरह से मॉडिफाइड किया है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया है, उसके जीन्स मॉडिफाई हो चुके हैं। इवन आज हमारी बात कर लो, बेसिकली हमारे पेरेंट्स ने जब क्या किया, एक जो सेल था वो हमारी मदर से आया, एक सेल कहाँ से आया, हमारे फादर से आया। अब जब दोनों के ही सेल मिले, जब दोनों के ही सेल का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, ये हमारा था मेल से, ये आया फीमेल से। अब दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन से क्या बना, फ्यूजन से दोनों के डीएनए मिले और उन दोनों के डीएनए के साथ साथ में क्या मिला, जीन मिला। जब एक जीन यहाँ से आया, ये जीन 1 यहाँ से आया, एक जीन 2 यहाँ से आया, जब दोनों को मिलवाया गया तो मिलवाने के बाद जो हम बने, क्या हम पूरे ही हमारे पेरेंट्स के सिमिलर लगते हैं? क्या हम हमारी मदर के बिल्कुल जैसे लगते हैं या हम हमारे फादर के जैसे लगते हैं? 100% नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं लगते भाई, हम तो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे फादर अगर बोलेंगे ना बेटा ये काम करना, तो हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। और हम अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाएंगे, बिकॉज वी आर अपोजिट फ्रॉम देम। हम उनके बिल्कुल सिमिलर नहीं है, हम सिर्फ कुछ फीचर्स में उनसे सिमिलर है। तो वो जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमें मिले हैं, बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हैं, बिकॉज ये जीन जब मिक्स हुए, ये जब डीएनए मिक्स हुए तो कुछ नए टाइप का जीन बनाया, नए टाइप का डीएनए बना, और वो नए टाइप का डीएनए ही हम रिजल्ट है उसका। फाइन। वैसे ही अगर मैं प्लांट के जीन की बात करूं तो प्लांट में ये देखो, ये हमारा हो गया फर्स्ट प्लांट, ये हमारा हो गया सेकेंड प्लांट। इस फर्स्ट प्लांट का क्या होगा, जीन 1 आएगा, यहाँ से आएगा मेरा जीन 2। जब मैंने दोनों का क्रॉस करवाया तो मुझे एक नए टाइप का प्लांट मिला, और वो जो नए टाइप का प्लांट था उसके अंदर इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे थे जो कि उसमें नए थे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसका मुझे कलर पसंद आया और इसका मुझे टेक्सचर पसंद आया। एंड इस प्लांट के अंदर और क्या था, इस प्लांट में फर्टिलाइजर को रेस्पॉन्ड करने की टेक्निक ज्यादा थी, यानी कि ये क्या कर रहा था, ये जो प्लांट है ये रेस्पॉन्ड अच्छे से कर रहा था फर्टिलाइजर्स को। किसको रेस्पॉन्ड कर रहा था, ये फर्टिलाइजर्स को रेस्पॉन्ड कर रहा था। तो रेस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। अब ये जो प्लांट था ये मेरा फर्टिलाइजर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, ठीक है, इसका कलर अच्छा था, तो मुझे लगा कि मे बी हम एक काम कर सकते हैं, इसका कलर मुझे पसंद नहीं है, अगर मुझे मार्केट में इसको सेल आउट करना है तो मैं एक काम करती हूँ, डिफरेंट कलर के साथ करती हूँ। अब डिफरेंट कलर है तो बेटा हम आपके वो पेंसिल कलर्स या क्रेयॉन्स लेकर तो उसको कलर नहीं कर सकते ना, हम ऑयल पेस्टल कलर से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इस प्लांट का एक जीन लिया, इस प्लांट का भी एक जीन लिया, दोनों को क्या किया, हमने क्रॉस करवाया, एंड आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जो हमें एक नया प्लांट मिला उसका कलर कैसा था, डिजायरेबल कैरेक्टर था, डिजायरेबल कलर था। उसके अलावा एक कैरेक्टर जो कि फर्टिलाइजर को रेस्पॉन्ड करना था वो भी इसके अंदर आ गया। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि अच्छा मुझे दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक ही क्रॉप के अंदर मिल गए, मुझे 2 क्रॉप्स लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे किस में मिले, एक सिंगल क्रॉप के अंदर मिल गए, यानी कि सिंगल प्लांट के अंदर मिले। इसका कलर भी अच्छा है, ये फर्टिलाइजर को रेस्पॉन्ड भी करता है, सो इट वाज वेरी गुड, परफेक्ट है। अब ये जब मार्केट में आया तो ये बहुत अच्छे से बिका। अब ये जो आपका क्रॉप है या ये जो प्लांट है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स। फाइन, इसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स। और ये साइंटिफिक थिंग है, ये ऐसे ही नहीं हो गया कि हाँ ठीक है हवा से हो गया, नहीं, ये साइंटिफिक थिंग है। आई होप कि आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है। देयर आर 2 टाइप्स जिससे आप क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्रॉप की वैरायटी में इंप्रूवमेंट आ सकता है। फर्स्ट वन वाज हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड वन इज जीन इनकॉर्पोरेशन। जीन इनकॉर्पोरेशन से जो क्रॉप्स मिलेंगी वो होंगी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स। फाइन, चले आगे बढ़े। ओके, देखो इसके बाद अब ये जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, हम इतना इनकी वैरायटी के इंप्रूवमेंट पर क्यों जोर दे रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करना है? सो नहीं, ये हमारा एक बिजनेस है। बेसिकली अगर हम देखें तो जो फार्मर्स है, जो क्रॉप उगाते हैं, वो ऐसे समाज सेवा तो नहीं करते होंगे,
उनका घर चलता है उस क्रॉप से, उस खेत से उनका घर चलता है। जब वो खेती करते हैं, खेती करने से उनको जितनी भी क्रॉप मिलती है वो उसको मार्केट में ले जाकर सेल आउट कर देते हैं। भाई अगर ये हमारा कौन है, ये है फार्मर, ये कौन है, ये हमारा है अच्छा सा फार्मर, इसने बहुत सारी खेती करी है, इसके पास में इतना सारा पैकेट है, किसका, अपनी हार्वेस्टेड क्रॉप का। ये इसकी हार्वेस्टेड क्रॉप है एंड ये है कहाँ पर अभी, ये अभी है मार्केट में एंड ये मार्केट में क्या करेगा, ये सेल आउट करेगा अपनी क्रॉप को। ये क्या कर रहा है, ये सेल आउट कर रहा है क्रॉप से जो मिला है, अपनी क्रॉप को मतलब क्रॉप से जो भी इसने हार्वेस्ट किया है, अब चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो पल्सेस हो, चाहे वेजिटेबल्स हो और चाहे फ्रूट्स हो, सबको ये क्या करेगा, अब ये सेल आउट करेगा। आफ्टर सेलिंग आउट इसको क्या मिला, गेट्स मनी, और उसी मनी से अब क्या होगा, इसके लिवलीहुड चलेगा, भाई इसका घर चलेगा आराम से। इसका लिवलीहुड जो है कैसे चलेगा, सिर्फ इससे, इस मनी से चलेगा, जो मनी उसने उसको सेल आउट करके लिए। यानी कि अगर हम बात करें कि हम हमारे क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए नहीं है, ये हमारा घर चलाने के लिए भी है। हम ये भी चाह रहे हैं कि हम इकोनॉमिकली हम प्रॉफिट में रहें। दैट इज वाई हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सो क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर लाइक अ बिजनेस इन मैनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर इस फील्ड को लगाने का, यानी क्रॉप प्रोडक्शन करने का, फसल लगाने का जो ये खेती करने वाला ट्रेंड है, ये क्या है, ये बिजनेस है, ये शौक नहीं, ये बिजनेस है। और इसी बिजनेस से लोग क्या कर रहे हैं, हमें उसको डेवलप करके क्या करना है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल बनाना है। और जो हर कोई कर रहा है, अपनी क्रॉप में इंप्रूवमेंट हर कोई करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि वो इकोनॉमिकली प्रॉफिट में रहे। अगर इस साल उसको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर वो चाहेगा कि एटलीस्ट 50,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो और मुझे मेरा घर चलाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फाइन। Now the new varieties should be able to produce maximum quality and quantity under different conditions and reasons. Obviously कि हम जो नई वैरायटी बना रहे हैं, जो हम इतनी मेहनत कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में, जीन इनकॉर्पोरेशन में, उसके अंदर हमें जो वैरायटी मिली, हम ये चाह रहे हैं कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज दोनों ही क्या हो, परफेक्ट हो एंड वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, डिफरेंट रीजन के अंदर सर्वाइव कर सके। ऐसा नहीं हो कि जरा सा वेदर चेंज हुआ और हाथों हाथ ही क्या हो गया, मेरी क्रॉप जो थी वो खराब हो गई। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि जिस क्रॉप को मैं लगा रही हूँ उसमें इतना इम्प्रूव क्रॉप हो वो कि वो हर एक कंडीशन को झेल सके। थोड़ी ज्यादा गर्मी हो गई, थोड़ी कम हो गई, आराम से उसको झेल सके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस क्रॉप को। ऐसी क्रॉप ही हमको चाहिए सो दैट कि हम हमारा जीवन जो है वो आराम से यापन कर सके। तभी तो होगा भाई, हर साल जब आप क्रॉप लगाने के बाद में अगर वो क्रॉप कम होती जाएगी कंटिन्यूअसली या किसी रीजन से कम हो गई, तो डेफिनेट सी बात है ना कि पैसा भी तो कम आएगा। अगर पैसा कम आएगा तो साल भर का मेरा खर्चा कैसे चलेगा। फाइन, चलिए। देन फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड, अगर हमारी न्यू वेराइटीज को हमें एक्सेप्ट करना है, लाइक सपोज एक काम करते हैं, एक दिन हम मार्केट गए, मार्केट के अंदर हुआ ये कि हम खरीदने तो कुछ और गए थे, वहां देखा इतनी सुंदर सुंदर वेजिटेबल्स थी। यानी हम जनरली पत्ता गोभी लेकर आते हैं हमारे घर में तो वो ग्रीन कलर की लेकर आते हैं। फाइन। एक दिन जब हम मार्केट गए तो हमें पर्पल कलर की पत्ता गोभी मिली। अब उसको देख के हम बड़े खुश हो गए। मम्मी ने तो बोला था कि बेटा कैबेज लेकर आना, एक पत्ता गोभी ले आना, हमारा काम हो जाएगा। अब हमें तो वो पर्पल कलर वाली सुंदर लगी, तो फिर एक काम किया हमने कि उसको उठा के घर ले गए। अब एक बार तो जरूर डांट पड़ी, लेकिन क्या हुआ, जब मम्मी ने उसको यूज किया, यूज करने के बाद वो उनको बहुत अच्छी लगी, यानी कि वो उनके घर में एक्सेप्ट हो चुकी है। अब ये जो एक्सेप्ट वाला केस था, या जो ये एक्सेप्टेंस वाला पार्ट था, ये एक्सेप्टेंस वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। अब जनरली कई बार होता है ये, ऐसा नहीं कि इससे फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम पत्ता गोभी जो थी वो ग्रीन की जगह पर्पल कलर की ले गए। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में मम्मी कुछ लाने कुछ और बेचती है, हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग कुछ और ही उठा के ले आते हैं, लेकिन अब वो हमारे घर में एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का, वो आता है एक्सेप्टेंस। जो भी आपने वैरायटी में इंप्रूवमेंट किया है, जिस वैरायटी को आपने चेंज किया है, क्या पॉपुलेशन के अंदर उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी न्यू वैरायटीज को एक्सेप्टेंस मिले और वो एक्सेप्ट हो जाए, तो हमें क्या करना, इट इज नेसेसरी दैट द वैरायटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट are found in different areas.
डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर जिस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है, वेदर कंडीशन सब जगह पर डिफरेंट होती है। अगर आप पर्टिकुलर 10 किलोमीटर के एरिया में भी चेक करोगे तो आपको 2 टाइप के वेदर मिल जाएंगे, या अगर हम उसकी आउटर साइड में देखेंगे तो डेफिनेटली वेदर बिल्कुल चेंज मिलने वाला है। तो वेदर में बहुत ज्यादा चेंजेस रहते हैं हर जगह पे। इवन आज का वेदर ले लो, ठीक है, अच्छा वेदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है ना कि थोड़ी देर बाद अगर हम देखें वेदर खराब हो जाए, टेम्परेचर जो है या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल है। कई बार होता है कि टेम्परेचर एकदम कम होता है, एकदम से इंक्रीज हो जाता है। कई बार होता है कि टेम्परेचर ज्यादा है बट हवाएं चलने लग गई, टेम्परेचर एकदम डिक्रीज हो गया। तो ऐसा नहीं हो कि हमारी जो क्रॉप है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए, नहीं। तो हमारी जो इम्प्रूव क्रॉप है, हम ये चाहते हैं कि लोगों के एक्सेप्टेंस से पहले फार्मर्स तो एक्सेप्ट कर ले, और फार्मर्स उसको तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो क्रॉप हर एक कंडीशन के अंदर, एवरी वेदर कंडीशन के अंदर वो उनको हाई यील्ड देने वाली है। अगर मेरी क्रॉप सपोज हाई टेम्परेचर हो गया या लो टेम्परेचर हो गया, बारिश हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन उसके अंदर वो क्रॉप बहुत अच्छी हुई मेरी, तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं उसको पक्का लूंगी। क्यों? मैंने उसको क्यों एक्सेप्ट किया मेरे खेत के लिए? बिकॉज मुझे उससे हाई यील्ड मिली। डेफिनेटली ना, अब आप लोगे उसको, क्यों लेंगे? हाई यील्ड मिलेगी, वेदर कंडीशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो फिर हम क्यों ना लें उसको। तो ये एक्सेप्टेंस वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये नेक्स्ट पॉपुलेशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फार्मर्स would need to be provided with good quality seeds of a particular variety, that is the seeds should be all be of the same variety or germinate under the same condition। फार्मर्स को इस तरह के सीड्स प्रोवाइड करने चाहिए कि वो बहुत ही अच्छे हो और वो एक सर्टेन टाइम के ऊपर जर्मिनेट भी हो जाए और सर्टेन कंडीशन में भी जर्मिनेट हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने जो उनको सीड दिए वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के दे दिए। भाई फार्मर आया सीड खरीदने के लिए, तो जो शॉपकीपर ने उसको सीड्स दिए अगर वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के होंगे तो क्या उसकी क्रॉप पे इम्पैक्ट पड़ेगा? अब पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा, आई थिंक ये आप ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। सोचो अगर बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के सीड्स मिल गए तो क्या होगा? इतने से एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप की क्रॉप लगी, इतने से एरिया के अंदर हो सकता है कम लगी, फिर यहाँ चेक किया तो यहाँ तो भयानक हो गई। तो सो बेसिकली होना क्या चाहिए कि फार्मर्स को जो सीड्स दिए जाए वो इतने अच्छे हो कि वो सेम कंडीशन के अंदर ग्रो कर जाए, और उससे भी ज्यादा कि वो सेम वैरायटी के हो। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के होंगे तो फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और उनकी क्रॉप बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। बिकॉज जब हम बात करते हैं डिफरेंट वैरायटीज की तो उन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हो जाती है। हो सकता है किसी प्लांट को ज्यादा पानी चाहिए, हो सकता है किसी प्लांट को कम पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये जब डिफरेंसेस आ जाते हैं तो वहां पर हम क्रॉप को अच्छे से ग्रो नहीं करवा पाते। भले आप कितना भी ध्यान रख लो, हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रह ही जाएगी। दैट इज वाई जब फार्मर्स को सीड प्रोवाइड किए जाते हैं तो हमेशा वो सीड कैसे होने चाहिए, वो सेम वैरायटी के होने चाहिए और वो सेम कंडीशन में जर्मिनेट भी करने चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सेम टाइम पर जर्मिनेट हो जाए और वो सेम वैरायटी के हो। इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब उसके अलावा हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि क्रॉप जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वेदर पर डिपेंड करता है, सॉइल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी कि उसके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है उन प्लांट्स की, तो क्या होगा, तो भी वो प्लांट्स यानी वो क्रॉप जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली है। सो हर एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें क्रॉप को लगाना है। ऐसे ही नहीं कि आज मूड हो गया तो ये वाली क्रॉप लगा देते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें सॉइल क्वालिटी को ध्यान रखना है, सॉइल के अंदर कौन से मिनरल्स को रिप्लेनिश करने की जरूरत है, कौन से न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने की जरूरत है, इसका भी ध्यान रखना है। वेदर अभी कौन सा चल रहा है, कितना चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्रॉप लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मूड हो गया तो कोई भी क्रॉप लगा दी, इस हिसाब से तो क्या होगा, क्रॉप हमारी खराब हो जाएगी, अच्छे से वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी। पॉसिबिलिटीज है ना कि कई बार होता है कि हम सर्दी की क्रॉप गर्मी में लगा दे और गर्मी की क्रॉप अगर हम बारिश में लगा दे, सोचो क्या होगा। हो सकता है कोई फार्मर ऐसा हो जिसको नॉलेज नहीं हो और वो ऐसा कर दे, तो क्या होगा, उसकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, वो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। इसीलिए हमेशा इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही क्रॉप लगानी है ताकि उस क्रॉप को एक्सेप्टेंस मिले। ऐसा नहीं हो कि उसको रिजेक्शन मिल जाए। चले, सो आई होप कि आपको एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन वाला पार्ट क्लियर है। और हम देख लेते हैं इसके बाद क्या देख सकते हैं। इसके बाद जो हमें चीजें ध्यान में रखनी है वो है वेदर कंडीशंस। Weather conditions such as drought and flood situations are unpredictable definitely। वे अभी अगर सिचुएशन हम देखें तो सूखा पड़ना हमारे हाथ में नहीं है,
बाढ़ आ जाना हमारे हाथ में नहीं है, इनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना कि ऐसी क्रॉप लगाई जाए जो इन दोनों ही कंडीशन में इजीली ग्रो कर सके। Varieties that can be grown in diverse climate condition are useful. Obviously हमें एक ऐसी वैरायटी की जरूरत है जो कि क्या करे, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर भी इजीली सर्वाइव कर सके, यानी कि वो मोस्टली एडेप्टेड होनी चाहिए, बहुत अच्छे से एडेप्टेड होनी चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी होती है, हमें एक ज्यादा गर्मी में ले जाया जाएगा तब भी हम डायरेक्ट जाते ही ना खराब नहीं हो जाएंगे, हम मर नहीं जाएंगे। अगर हमें थोड़ी ज्यादा सर्दी में ले जाया जाएगा तब भी हम मर नहीं जाएंगे, हम उसके लिए धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एडेप्टेड हो जाएंगे। तो वो जो प्लांट वैरायटी है, जो क्रॉप वैरायटी है, वो ऑलरेडी उसके लिए क्या होनी चाहिए, एडेप्टेड होनी चाहिए, सो दैट कि वो इजीली ग्रो कर सके, उसको डिफरेंट कंडीशंस में यानी डाइवर्स कंडीशंस में कोई भी इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट थिंग इज वेराइटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड। ऑब्वियसली ये सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी। देखो सॉइल हो गया, वेदर हो गया, आप डिफरेंट टाइप की कंडीशंस हो गई, वाटर अवेलेबिलिटी हो गई है, या सीड को अगर हम देखेंगे तब भी हमें अच्छे से उसको देख के फिर हमें ग्रो करवाना है। अगर हम ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं तो हमारी क्रॉप डेफिनेटली एक्सेप्ट होने वाली है। फार्मर्स के रिगार्डिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी और उसके बाद पॉपुलेशन भी उसको एक्सेप्ट करने लगेगी, उसको रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि इम्प्रूवमेंट इन फूड क्रॉप्स में जब हमने कहा था कि हम थ्री वेज हम देखेंगे हमारी क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए, उस क्रॉप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो जब हम फर्स्ट की बात कर रहे थे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, जो हम अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के जो दो मेथड्स है, हाइब्रिडाइजेशन एंड जीन इनकॉर्पोरेशन, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये देख लिया अभी तक कि हमारी जो क्रॉप है उसको एक्सेप्टेंस किस किस वे में हमें मिल सकती है, फार्मर कब उसको एक्सेप्ट करेगा और पॉपुलेशन उसको कब एक्सेप्ट करेगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इनके फैक्टर्स हमें देखना है कि बेसिकली क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो इनके फैक्टर्स में एक आता है हाई यील्ड, फिर आता है बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, इम्प्रूव्ड वैरायटी, वाइडर एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये सारे फैक्टर्स को हमें डिटेल में देखना है ताकि उसके बाद हमें क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो हम डेफिनेटली सुनते ही हैं, बहुत बार ये चीजें हमारे सुनने में आ जाती है, हम एसएसटी में इन चीजों को पढ़ते हैं, हम साइंस के अंदर इन चीजों को पढ़ते हैं। अगर कोई खेत के अंदर जाता है, कोई अगर फार्मर से बात करता है, किसी का अगर गांव से कोई रिलेशन है, तो उसको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पता है। सो देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन आर। सो किसके लिए होती है वैरायटी इंप्रूवमेंट? बेसिकली कुछ फैक्टर्स में से सबसे पहला फैक्टर जो था वो था हायर यील्ड। जब हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में भी यही कहा था जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि हम ये क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्यों कर रहे हैं, फॉर हायर यील्ड। हमें हायर यील्ड चाहिए, हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम ट्रेडिशनल वे में आराम से अपनी खेती कर सकते हैं, हमें उसके अंदर चीजों को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम उनको चेंज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें हायर यील्ड मिले, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाए क्रॉप की, और हमें पहले हर साल हमारा जो मनी है वो इंक्रीज होके आए। ऐसा नहीं हो कि क्रॉप लगाई है, सेल आउट करने के बाद हमें वही मनी मिल रहा है, हर साल महंगाई बढ़ रही है, तो क्यों नहीं हमारा पैसा भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम कर ही किसके लिए रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं ना, हम हमारी इकोनॉमिकल प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ये काम, हम ऐसे ही नहीं कर रहे ये इंप्रूवमेंट का काम। जो फार्मर्स है दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि अगर हम इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, अगर हम टाइम के साथ में चेंज नहीं होंगे तो क्या होगा, हम उसी लेवल पे उसी जमाने में रह जाएंगे। अगर 90s के हैं 80s के हैं तो हम वहीं रह जाएंगे, हमें उससे आगे बढ़ना है। तो कहा जाता है ना कि टाइम टू टाइम चेंज होना होता है, तो बस हमारी क्रॉप को भी हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम चेंज करना है। अदरवाइज आप भी ऐसे बोलोगे ना ये तो 90s वाला है, मतलब बूढ़े जो होते हैं ना हमारे घर में, हम लोग जनरली उनसे भी दूर रहते हैं, क्यों कि नहीं इनकी सोच तो 80s की है, इनकी सोच तो 90s की है, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट स्टिल हम ये सोचते हैं। तो सोचो अगर फार्मर्स ने भी ये सोच के अपने ट्रेडिशनल वे को कंटिन्यू रखा तो क्या वो आज इतना पैसा कमा पाएंगे कि अपनी जीविका चला सके, अपना घर चला सके? नहीं कमा पाएंगे। सिंपल सी चीज है ये। तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, अपनी क्रॉप में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी क्रॉप की वैरायटी में ही इंप्रूवमेंट कर दिया। क्रॉप को लगाने से पहले जितना सोचना समझना था वो सब इन्होंने देख लिया और अपनी क्रॉप की वैरायटी में ही इंप्रूवमेंट करके क्या किया, हायर यील्ड को पैदा कर दिया। सो दैट कि अगर हम बात करें सिर्फ 1 एकड़ जमीन की, अगर मैं बात करूं 1 एकड़ जमीन की, तो हर साल उसकी क्रॉप के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। जितनी वो क्रॉप इस साल हुई है उससे अगले साल ज्यादा ही होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जगह तो हम बढ़ा नहीं रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है, हमारी क्रॉप की वैरायटी में ही हम इंप्रूवमेंट कर देते हैं।
सो दैट कि क्या होगा, उसी 1 एकड़ जमीन में हम ज्यादा क्रॉप लगा पाएंगे और हमें कैसी मिलेगी, हायर यील्ड मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को करने का, यह है इम्प्रूव क्वालिटी। हमें हर चीज की क्वालिटी इंप्रूव चाहिए। क्यों चाहिए क्वालिटी इंप्रूव? बताया था कि हर एक पर्सन अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुका है, और जब वो अपनी हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस है तो डेफिनेट सी बात है उसको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए अपने लिए। ऐसा नहीं हो कि वो लोअर प्रोडक्ट यूज कर रहा है, नहीं, वो हमेशा यही चाहेगा कि उसको हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट मिले जो कि उसकी हेल्थ पर साइड इफेक्ट्स ना डालें, नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हम कौन सी चीज को इम्प्रूव करेंगे, सपोज हमने बात की ऑयल सीड्स की, यहाँ लिखा भी है आपके ऑयल क्वालिटी जो होती है वो ऑयल सीड्स की आप इम्प्रूव करते हो। यानी कि जब हम बात करते हैं हमारे ऑयल सीड्स की, ऑयल सीड से क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। ऑयल से क्या मिलता है, तो हमें उस ऑयल से मिलता है फैट, यानी कि फैट मतलब फैटी एसिड्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के लिए फैट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी बॉडी के लिए फैट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की बाकी न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। तो उन बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ जब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की या फैट की, तो अगर हम ऑयल सीड्स में इंप्रूवमेंट करेंगे तो क्या करेंगे हम, क्या हम प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे या हम कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे? नहीं, इसके अंदर जो क्वालिटी प्रेजेंट है उसी को तो हम बढ़ाएंगे, उसी को तो हम इंक्रीज करेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि इसके अंदर फैट की क्वालिटी बढ़ जाए, फैट की क्वांटिटी बढ़ जाए, ऑयल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी और अच्छी हो जाए। अच्छा, ऑयल नहीं, वेजिटेबल्स ले लो। हम क्या चाहते हैं, जब हम वेजिटेबल्स ग्रो करवाते हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस वेजिटेबल के अंदर जो मिनरल है, जो न्यूट्रिएंट है, हम उसी को इम्प्रूव करें। ऐसा नहीं हो कि हम दूसरी क्वालिटी उसके अंदर डालने की कोशिश करें, नहीं। अच्छा, पल्सेस को ले लो, पल्सेस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। दाल खाने के लिए, दाल पीने के लिए सबको कहा जाता है, इवन जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और उनको प्रोटीन रिच फूड दिया भी जाता है। सो पल्सेस के अंदर क्या है, पल्सेस के अंदर है प्रोटीन, और प्रोटीन बना किससे होता है, प्रोटीन बना होता है आपके एमिनो एसिड से। प्रोटीन किससे बना होता है, आपका एमिनो एसिड से बना होता है। यानी कि जब हम हमारी पल्सेस की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा हमारे एमिनो एसिड पर। हम ये चाहेंगे कि जो एमिनो एसिड है या ये जो प्रोटीन है इसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करें, सो दैट कि हमारी पल्सेस जो है वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से बिके। आपने डिफरेंट ब्रांड्स की दालें देखी होंगी, दिखती तो सिमिलर ही है। अगर हम ऑरेंज वाली दाल की बात करें तो सब में ऑरेंज ही तो दिखती है, येलो दाल की बात कर लो येलो ही दिखती है। और हम ये येलो ऑरेंज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को अभी दालों के नाम नहीं पता होंगे। अगर पता भी है तो देखो, मूंग की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, ये जो जितनी भी दालें हैं इन सबके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ब्रांडिंग तो करते ही है, साथ ही साथ वो ये बोलते हैं कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाला है, और हम क्या करते हैं, उसी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करते हैं। आपको अगर आइडिया हो तो पहले हमारे घर में क्या आता था, डायरेक्ट गेहूं आता था, और आज की डेट में अगर देखा जाए आशीर्वाद आटा आता है। ठीक है, आशीर्वाद आटा अगर हमारे घर में आ रहा है तो हम ये क्यों लेके आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है बाकी सारे आटे से या बाकी सारे गेहूं से। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में आज भी वो ट्रेडिशनल गेहूं ही आ रहे हैं, उसके बाद उनको पिसवाया जाता है, तो क्या वो लोग हेल्दी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उन गेहूं के अंदर उनको क्वालिटी ज्यादा लगी होगी इसलिए उन्होंने वो लिया। उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो आशीर्वाद आटा है मे बी वो मशीनों से बनना है, इसलिए हम उसको नहीं लेने वाले हैं। फाइन, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है। तो हर एक प्रोडक्ट क्या करेगा, हर एक ब्रांड क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। अब ऐसा नहीं होगा कि हम ये देखेंगे कि इस दाल के अंदर हम चाहे कि फैट जो है वो इम्प्रूव हो जाए, और फैट हो ही नहीं, कहाँ से इम्प्रूव होगा बेचारा, कार्बोहाइड्रेट इसमें है ही नहीं, कहाँ से इम्प्रूव होगा। बट मेन इसका प्रोडक्ट कौन सा है, मेन इसके अंदर जो है वो है प्रोटीन। यानी कि हम जब इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो हम सबसे ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, इस प्रोटीन की क्वालिटी पे। यानी कि ये प्रोटीन जो है ये इम्प्रूव हो जाए, प्रोटीन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, क्वांटिटी इम्प्रूव हो जाए, तो हमारी पल्सेस भी क्या होंगी, इम्प्रूव्ड क्रॉप होंगी। ठीक है, चलो, तो हम क्या चाह रहे हैं, हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड हो, दैट इज वाई हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं। सो क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन वीट के अंदर कौन सी क्वालिटी होती है, बेकिंग क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रोटीन होती है पल्सेस के अंदर, ऑयल सीड्स के अंदर होती है ऑयल, एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी होती है आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर। यस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर जो क्वालिटी होगी वो सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए, प्रिजर्विंग क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हम उनको प्रिजर्व करके रख सके। ऐसा नहीं हो कि आज लाए और शाम तक खराब हो गए, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
इवन हम सब्जी की दुकान पर भी जाते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि भैया क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी भले कम हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, आज की डेट में बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, सुपरमार्केट्स के अंदर हम जाके वहां से सब्जी क्यों खरीदते हैं? हम ठेले वाले से सब्जी क्यों नहीं लेते? तो वो इसलिए नहीं लेते कि हमें लगता है कि उनकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं है, क्योंकि वो बाहर रह रहे हैं, उनके ऊपर मक्खियां मंडरा रही हैं, उनके ऊपर मे भी कुछ इंसेक्ट्स बैठते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि भाई उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं। मोस्ट प्रोबेबली होती होगी, नहीं भी होती होगी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्योंकि मैं अपने घर में सब्जियां नहीं खरीदती हूँ, जैसे आपके पेरेंट करते हैं वैसे मेरे भी पेरेंट करते हैं, तो बस हम एक कंपैरिजन अगर देखें तो हमें क्या लगेगा कि सुपरमार्केट्स के अंदर जो सब्जियां मिल रही है उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, बिकॉज वो पैक्ड है ना, अच्छे से वो पैक्ड है भाई, बहुत साफ सुथरी है। चले, तो हमें हमारी क्वालिटी पर भी थोड़ा जोर देना है। देन हमें क्या देखना है कि हमारी जो क्रॉप है वो बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस हो, यानी कि ऐसी क्रॉप जिसको डिजीज ना लगे ज्यादा, ऐसी क्रॉप जो अबायोटिक फैक्टर से परेशान ना हो जाए, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया तो उनको ज्यादा परेशान नहीं होना, टेम्परेचर में थोड़ा वेरिएशन आ गया तो भी हमारी क्रॉप जो है ना वो अच्छे से लग जाए, अच्छे से ग्रो करे। जो ये जो हमारी क्रॉप है, ये देखो कैसे उसको आंख दिखा रही है ना, इन जर्म्स को, बैक्टीरिया को कैसे आंख दिखा रही है। इससे हम ये चाहते हैं कि हमारी भी क्रॉप क्या करे, आने वाले सारे बैक्टीरिया को, वायरस को सिर्फ आंख दिखा के वहां से भगा दे, उनको अपने पास ना ले ले। सो बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन can go down due to biotic disease, insects and nematodes, and abiotic drought, salinity, water lodging, heat, cold and frost. Stresses under different situations. Varieties resistance to these stresses can improve crop production. अब हमें ऐसी वैरायटी की रिक्वायरमेंट है जो कि इन सारी चीजों से भाग सके, यानी इन सारी चीजों को अपने आप से दूर भगा सके। अब उसके ऊपर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लाइक डिजीज के लिए कोई वायरस आया उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया आ गया उस क्रॉप पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इंप्रूवमेंट तो होए, इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, निमेटोड से नहीं पड़ना चाहिए, सूखा हो गया, सैलिनिटी हो गई, वाटर लॉगिंग हो गया, हीट हो गई, कोल्ड हो गई, टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, हमारी जो क्रॉप है वो प्रॉपरली ग्रो होनी चाहिए, तो ही हमारे लिए वो वैरायटी ज्यादा अच्छी है। तो जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है, हम हमारी वैरायटी को इम्प्रूव करते टाइम पे इस चीज का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं, यानी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा होगा? The next factor is change in maturity duration. Maturity duration में changes. अब ये क्या है? तो the shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety. हमें हमारी varieties कैसी चीज है, इकोनॉमिकली हमें प्रॉफिट दे। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप है वो शॉर्टर ड्यूरेशन की होनी चाहिए, ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन की नहीं होनी चाहिए। अब ये शॉर्टर ड्यूरेशन और लॉन्गर ड्यूरेशन का क्या मतलब हुआ? सपोज एक प्लांट है हमारे पास में, इसको टाइम लगता है 4 मंथ्स, ठीक है, और इसी की एक दूसरी वैरायटी है जिस प्लांट को मैच्योर होने में लगता है, इस प्लांट को मैच्योर होने में लगते हैं 2.5 मंथ्स। तो हम किसकी तरफ जाएंगे? हम सबसे ज्यादा किसकी तरफ बढ़ेंगे? हम बढ़ेंगे इसकी तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इसको 4 मंथ का टाइम देना पड़ेगा। इट्स बेटर कि हमें काम करते हैं 2.5 मंथ में हमारी ये वाली जो क्रॉप है ये लग के रेडी हो जाएगी, इसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। मतलब क्रॉप को लगाने से लेकर के जब हार्वेस्टिंग होती है तब तक का ड्यूरेशन कितना है इसका? 2.5 मंथ्स है। इट्स इजी ना, अच्छा है ना, 4 महीने मेहनत करने से बेटर ना 2.5 महीने में हो गया भाई, क्या दिक्कत है? 2.5 मंथ में ही हमने मेहनत करी 2.5 महीने, हमारी क्रॉप मार्केट में आ गई, बिक गई 3 महीने के अंदर अंदर, और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? एक नई क्रॉप लगा सकते हैं। यानी कि हमने 3rd मंथ में ही क्या कर दी? एक नई क्रॉप लगा दी। और यहाँ अगर हमें नई क्रॉप लगानी होगी तो हमें 5th मंथ का वेट करना पड़ेगा, 2 महीने का हमारा लॉस। गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रही हूँ मैं कि यहाँ पर कितना हुआ? 2 मंथ का लॉस हुआ। यानी कि हम 5th मंथ में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 3rd मंथ में हो गया। अगर 5th मंथ के हिसाब से देखें तो 1 ईयर के अंदर ओनली 2 क्रॉप्स हो जाएंगे ना। देखो क्या होगा, 1 ईयर में कितनी क्रॉप्स लगी? 2 क्रॉप्स लगी। और वहां चेक कर लो 1 ईयर में कितनी क्रॉप लगेगी? यहाँ 1 ईयर में लगने वाली है हमारी 4 क्रॉप्स। तो यानी कि 4 टाइम्स हमारे खेत ने हमें क्या दिया? पैसा दिया। 4 टाइम्स हमारी खेत ने हमें एक अच्छी तरह से ग्रो करी हुई क्रॉप दी, ताकि उसको हार्वेस्ट करके हम मार्केट में सेल आउट करके पैसा कमा सके। यहाँ पे क्या हुआ? साल में सिर्फ 2 बार हुआ। तो बेनिफिशियल कौन सा है? 4 टाइम्स वाला ना, बिल्कुल 4 टाइम्स वाला बेनिफिशियल है। यानी कि हर एक प्लांट का जो नई वैरायटी आ रही है उसका ड्यूरेशन होना चाहिए बिल्कुल कम। कौन सा ड्यूरेशन? तो क्रॉप को लगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का जो ड्यूरेशन है वो हमेशा शॉर्टर टाइम पीरियड होना चाहिए।
वो लॉन्गर नहीं होना चाहिए। जितना लॉन्गर है उतना हमारे लिए लॉस है, तो जितना शॉर्टर है उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। नाउ सच शॉर्ट ड्यूरेशंस अलाउ फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप इन अ ईयर। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर देखो 1 ईयर में 2 क्रॉप्स हो रही है, यहाँ 1 ईयर के अंदर 4 क्रॉप्स हो रही है, तो ये मल्टीपल राउंड्स हुए क्रॉप के। फाइन, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा और यहाँ से जो मनी आने वाली है, जो इकोनॉमिकली हमें प्रॉफिट होने वाला है, वो भी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होने वाला है। नाउ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी एंड रिड्यूसेस लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। सिंपल सी चीज है भाई, हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो लॉसेस हो जाते हैं वो भी यहाँ पर कम होंगे। एक तो 4 बार आपने क्रॉप लगाई, आपके खेत में से 4 बार हमारी क्रॉप गई, हो सकता है एवरी टाइम 1 टन जा रहा है, एवरी टाइम कितना जा रहा है 1 टन, ठीक है। तो सेकेंड टाइम 2 टाइम है, यानी कि कितना हो जाएगा 2 टन। 2 टन जो है, जो भी हमारी क्रॉप है वो 2 टन गई है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 टन। ऑब्वियसली ये हमारा ज्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल कौन सा हुआ, 4 टन वाला हुआ ना, सिंपल है, ठीक है। तो हमें मेच्योरिटी ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना है जब हम हमारी क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो हायर यील्ड होनी चाहिए, ड्यूरेशन इसका बिल्कुल कम होना चाहिए, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से बिल्कुल भी उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, कोई डिजीज ना हो, सूखे से बाढ़ से कोई फर्क उसको ना पड़े, डिफरेंट वेदर कंडीशन में भी वो प्लांट सर्वाइव कर सके, ऐसी प्लांट हमें चाहिए, ऐसी क्रॉप हमें चाहिए। नेक्स्ट जब हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करेंगे तो हम एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो जो प्लांट है वो एडेप्टेड होना चाहिए हर एक सिचुएशन के लिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे ही थोड़ा सा वेदर कंडीशन चेंज हुआ, जैसे ही थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ और वो क्रॉप जो है हमारी टाइटाइफिस हो गई, उसको लगी नहीं वो तो अच्छे से, तो वो नहीं लगेगी तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। दैट इज वाई इसकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि एनवायरमेंटल कंडीशन वाली कितना ही चेंज हो जाए, लेकिन ये क्रॉप जो है ना ये स्ट्रॉन्गर वहीं खड़ी रहे कि भाई हम तो यहीं खड़े रहेंगे, कुछ भी कर लो, आपकी जो मर्जी कर लो, होना कुछ नहीं है, हम यहीं खड़े हैं, हम तो अच्छे से ग्रो भी करेंगे और हम हमारे मालिक को यानी कि जो फार्मर है हमारा, उसको हम बहुत सारे फ्रूट्स भी देने वाले हैं। चले, सो डेवलपिंग वेराइटीज फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। वन वेराइटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट एरियाज। सिंपल सी चीज है भाई, अगर सपोज हमने कहा कि एक ऐसा प्लांट है जो गर्मी में भी सर्वाइव कर लेगा, जो ठंडी में भी सर्वाइव कर लेगा और जो बारिश में भी सर्वाइव कर लेगा, अच्छा है ना, सुनने में अच्छा है लेकिन ऐसे मिलते नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा कोई प्लांट है तो हमने क्या किया, राजस्थान में भी उस प्लांट को लगाया। हम एक काम करते हैं, नॉर्थ साइड में भी कुछ सेटअप करके और उस प्लांट को यानी ग्रीन हाउसेस बना के उस प्लांट को लगा देते हैं। देन हमने क्या किया, साउथ में जब हम रहने गए थे तो हमें याद आया कि यार वो वाली क्रॉप जो थी वो अच्छी थी, लगा के ट्राई करते, वहां भी लगे। यानी भले डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट क्रॉप लगा लो, वही सेम क्रॉप आप कितनी ही बार लगा लो, लेकिन क्या होगा, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन से फिर भी उस क्रॉप पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मे बी माइनर इम्पैक्ट्स पड़ेंगे बट ज्यादा इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले हैं। तो हमारी जो क्रॉप है वो वाइडर एडेप्टेबिलिटी वाली होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलने चाहिए, यानी कि अगर मुझे चाहिए कि मेरा प्लांट जो है वो टॉल नहीं होकर शॉर्ट हो जाए, तो ये पॉसिबल है अगर हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करते हैं। तो क्यों, हाइब्रिडाइजेशन करोगे ना भैया, तो हाइब्रिडाइजेशन करते ही ऑटोमेटिकली आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे उस प्लांट के अंदर। तो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के अंदर मिल जाते हैं। दैट इज वाई तो हम इसको करते हैं, वरना इतनी मेहनत क्यों करें। सो टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर फॉर फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप्स में क्या होता है कि वो क्रॉप टॉल होनी चाहिए ज्यादा, उसके अलावा उनमें ज्यादा ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए। भाई फॉडर क्रॉप्स है क्या, जो हमारे पालतू जानवरों को खिलाया जाता है, चारा बोलते हैं ना जिसको हम, कि हमारे पालतू जानवरों को चारा देना है, तो वो चारा क्या है, फॉडर क्रॉप्स ही तो है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फॉडर क्रॉप्स है वो टॉल हो और उसके अंदर ब्रांचेस नहीं हो, और अगर ये नहीं होगी इसका मतलब हमारी जो वैरायटी है वो अच्छी है। देन ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स। सीरियल्स जो होते हैं यानी जो हमारे अनाज होते हैं, उनमें हम ये चाहते हैं कि वो छोटे हो, वो छोटे होंगे तो क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स को कम एब्जॉर्ब करेंगे और सॉइल के अंदर से अगर न्यूट्रिएंट्स कम जाएंगे तो हमें कंटिन्यूअसली सॉइल को रिप्लेनिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Thus, developing varieties of desired agronomic characteristics help give higher productivity. अगर ज़्यादा अच्छे से उसको हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं उस एग्रीकल्चर के अंदर, उस एक क्रॉप के अंदर, तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। यानी कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हमारी क्रॉप के लिए कि अगर हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के उसके बाद उस इंप्रूवमेंट के प्रोसेस को करना है,
सो दैट कि हमारी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए, वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी फेल कर दे, वो डिजीज फ्री रहे और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो इतनी अच्छे से ग्रो करे कि वो हायर यील्ड दे। हर बार वो एक फार्मर को हायर यील्ड दे तो फार्मर भी क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। एंड देन जब वो क्वालिटी वाइज अच्छी होगी तो पॉपुलेशन भी क्या करेगी, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी, उसको रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉप को लगाने से पहले ही हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की कोशिश करते हैं और इन सारे फैक्टर से यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से, जीन इनकॉर्पोरेशन से सीड्स की ही इतनी अच्छी वैरायटी निकाल लेते हैं जिससे कि हमारी क्रॉप को हमें देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है और बहुत ही अच्छी क्रॉप जो है हमें मिल जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। और 1 ईयर में हो सकता है कि हमारे मल्टीपल रोटेशंस हो जाए, मल्टीपल क्रॉप को हम लगा सके। सो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को चूज करने के लिए कि आप किस तरह से कौन सी वैरायटी में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्लियर होगा। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक नया टॉपिक देखेंगे यानी कि सेकंड वे। हमारी क्रॉप में इंप्रूवमेंट करने का जो सेकंड वे था कि भाई आपने क्रॉप तो लगा दी, आपने बीज बो दिए, अब बीज बोने से लेकर जब तक हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती है तब तक का जो प्रोसेस है उसमें आप किस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हो, कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।